बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टेस्ट नंबर जो P10 है उसकी डिस्कशन है। बेटा जहाँ जहाँ जो है जो चूँकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है, जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे उनको नोट डाउन करते जाइएगा और उनको जो है यू विल हैव टू मेक द पार्ट ऑफ योर नोट्स, ताकि जो है वो आपकी ये चीज़ें अपडेट होती जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस चार्ज इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब इंड्यूस चार्ज को सबसे पहले रिलेट करते हैं फैराडेज लॉ से। सो बाय ओहम्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 1, ओहम्स लॉ हमें पता है E इज इक्वल टू आई आर, यानी कि इंड्यूस करंट जो है वो आई आर के, EMF जो है वो आई आर के इक्वल होगी। सो EMF यहाँ से आए, करंट को हम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी लिख सकते हैं, इनटू क्या हो गया R। अब सिंस फैराडेज लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फैराडेज लॉ, तो हमारे पास यहाँ से EMF जो है इसकी जगह हम EMF क्या है जी, इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो यहाँ EMF की वैल्यू पुट कर दें, क्या है जी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इनटू R इज इक्वल टू व्हाट, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अगर आप गौर से देखें सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो डेल्टा टी है ये डेल्टा टी से क्या हो गया, कैंसल आउट। इट मीन्स कि जो इंड्यूस चार्ज है वो रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा बट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा जी, टाइम। सो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस इन द सर्किट पे भी डिपेंड करेगा, बट टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इसमें जो है वो कहता है जी एक मैग्नेट जो है दैट इज फॉलिंग थ्रू जो है वो रिंग। अच्छा इसमें देखो कि अब अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ज़ाहिर है अपोजिट पोल बनना चाहिए। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग शुड बी कि यहाँ पर जो है वो नॉर्थ पोल बने। तो बाय राइट हैंड रूल अगर हम अपवर्ड जो है नॉर्थ पोल लेना चाह रहे हैं तो देखो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ से अगर देखें तो यहाँ हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन सॉरी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पर हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर बाय राइट हैंड दें तो फिर ही नॉर्थ पोल आएगा ना अपवर्ड। सो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से जो ज़ाहिर है ये फ्री फॉल में है तो फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन कितना होता है, जी के इक्वल, लेकिन नॉर्थ को रिपेल करेगा तो रिपल्शन की वजह से एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगा, लेस देन जी। सो इसमें जो है वो आंसर होगा लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, अ मैग्नेट इज ब्रॉट टूवर्ड्स अ कॉइल स्पीडीली और स्लोली। सो इसमें दो चीज़ें उसने पूछी अगर आप गौर करें। एक तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF, और दूसरा कह रहा है इंड्यूस्ड व्हाट, चार्ज। ठीक हो गया। अच्छा ये जो इंड्यूस्ड EMF है बाय द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF, ये जो है वो हम कहते थे -VBL साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड EMF जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी, जबकि इंड्यूस्ड चार्ज जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें कहीं भी स्पीड नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड EMF जो है वो चूँकि स्पीड पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब है कि मोर इन फर्स्ट केस होगी और लेस इन सेकंड केस होगी, जबकि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो दोनों केसेस में सेम होगा। तो इसमें जो आंसर आपका बनेगा वो बीटा बनेगा, जो कि आपका बेस्ट आंसर यही बन रहा है। इसमें जो हमारी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है तो मोर इन फर्स्ट केस होगी इंड्यूस्ड EMF, और जो इंड्यूस चार्ज है वो इक्वल इन बोथ केसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू -V0, फेज कितना होगा। अब इसमें जस्ट जो है वो सिंपल हमें पता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ज़ाहिर है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम साइन वेरी कर रहा होता है। सो इसमें जो ऊपर वाली पीक है ये π/2 को रिप्रेजेंट करती है, यानी 90 को, ये पाई को, ये 3π/2 को, और ये 2π। इट मीन्स जो नेगेटिव पीक है ये वाली नेगेटिव पीक जो है 3π/2 का मतलब क्या होगा, 270, तो ये -V0 को रिप्रेजेंट करेगा।
जबकि पॉजिटिव जो पीक है ये π/2 है, तो इसका मतलब ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा। फेज पूछा हुआ है जस्ट, तो उसमें नेगेटिव पीक का जो फेज होता है वो -270 यानी 270 कह सकते हैं इसको। आंसर इज डेल्टा। Next fifth में जी, as shown in the figure, a magnet is moved with a fast speed towards a coil due rest. At rest थी पहले, उसको जो है वो मूव किया। ड्यू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कह रहा है जी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट होगी। अभी अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, टाइम, और इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम यही आंसर देंगे, सिंस इंड्यूस्ड जो चार्ज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, स्पीड। सो स्पीड पे तो वो डिपेंड नहीं कर रहा। इट मीन्स कि जो है वो आंसर आपका डेल्टा होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ है वो इंक्रीज करेगी। यहाँ जो कैपिटल ई है यूजुअली ईएमएफ के लिए जो है वो यूज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। सो यहाँ पर अल्फा में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगी, क्यू रिमेन सेम होगा, आई इंक्रीज होगा, यस। तो इसमें तीनों ऑप्शन पहले ए बी सी आर करेक्ट, और इनकरेक्ट कौन सी है, डेल्टा आंसर। क्यू जहाँ इंक्रीज लिखा हो, क्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आंसर ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, डेल्टा, क्यू इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6 जी, टू डिफरेंट लूप्स और कॉन्सेंट्रिक कैरल लाई इन द सेम। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनकी कॉमन सेंटर हो, एक ही सेंटर हो तो कॉन्सेंट्रिक उनको बोल देते हैं। सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उसने कहा ड्रॉ कर लें। द करंट इन आउटर लूप इज क्लॉकवाइज। आउटर लूप जो है उसमें क्या है, क्लॉकवाइज, जबकि इनर लूप जो है उसमें क्या है जी, एंड इंक्रीजिंग विद द करंट इन द आउटर लूप जो है इज क्लॉकवाइज एंड इंक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है वो अगर आपने फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वाला भी पढ़ा, उसमें भी ये था, इसमें एक जो है वो कॉयल यानी एक लूप जो है उसमें अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसमें जो आई करंट जो है डेट इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स डैट कि जो इसमें जो सेकंड जो कॉयल है जो उसके अंदर रखी हुई है उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए बाय लेंज़ेस लॉ, क्योंकि वो इस करंट के इंक्रीज को रोके। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स बाय लेंज़ेस लॉ अगर जो आउटर लूप है उसमें हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो कर्ल फिंगर करें आप क्लॉकवाइज, तो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, इन टू द पेज। इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो इन टू द पेज जो है वो जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अंदर वाला लूप है उसकी आउट ऑफ द पेज होनी चाहिए ताकि जो है वो उसको अपोज करे। तो अपोजिंग के लिए उसकी ज़ाहिर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट होना चाहिए। तो इसमें उसने करंट, इंड्यूस करंट इन द इनर लूप पूछा है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो इनर लूप जो है उसमें एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए ताकि उसको वो अपोज करे अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। फिर से सुने, जो आउटर लूप है बाहर वाला, वहाँ आप अगर अप्लाई करते हो राइट हैंड रूल तो फिंगर्स को कर्ल करें करंट की डायरेक्शन में। थंब जो है वो बता रहा है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन टू द पेज। अगर जो बाहर वाला है वो इन टू द पेज जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इनर लूप को जो है वो आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कर्ल द फिंगर्स, तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगी, तो डॉट का मतलब होगा बाहर की तरफ फील्ड आ जाएगी, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मेरा ख्याल है हमने लेक्चर में भी बार बार आप जो है वो हमने इसको सॉल्व किया था, और उसके बाद जो है वो आपने जाहिर सी बात है इसको प्रैक्टिस बुक्स में भी देखा था। अगर जो है वो नॉर्थ पोल इज कमिंग टूवर्ड्स अ कॉइल जो है, तो इसमें देखें बाय राइट हैंड रूल भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारी बुक में जो है वो राइट हैंड रूल जिसमें फिंगर्स को इनसाइड द लूप जो है वो करके हम उसका नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं, तो दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखें राइट हैंड रूल से देखें तो ज़ाहिर है ये वाला नॉर्थ पोल बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज़र लॉ, जो कि फ्लक्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज। तो फ्लक्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज इसका मतलब है यहाँ पर नॉर्थ पोल बनना चाहिए, और नॉर्थ पोल बनने के लिए
यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे। तो इसमें आंसर है बीटा। तो फेसिंग पोल जो है, ये फेसिंग पोल है ना, सो आप इधर से देख रहे होंगे इसको, तो फेसिंग पोल जो है वो आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, ये तो फॉर्मूला ज़ाहिर है सिंपल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, तो बीटा आंसर है इसका, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 इज बीटा। तो क्वेश्चन 8 जो है जी इसका आंसर डायरेक्ट जो है वो बीटा आ जाएगा, बाय डेफिनेशन कह लें या इसकी स्टेटमेंट कह लें या बाय फॉर्मूला कह लें। क्वेश्चन नंबर 9 जी, दैट इज आल्सो सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं जी कॉइल ऑफ एरिया। आप देखो कि यहाँ जो हमें गिवन है चीज़ें, एरिया कितना है, वो है आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसको हम 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। यूनिट्स हमें स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये 10⁻⁻² मीटर स्क्वेयर रह जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ है वो गिवन है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट है तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो टाइम जो चेंज के लिए कह रहा है, डेल्टा टी जो है वो क्या है जी आपके पास इसमें 0.1 सेकेंड। और जो एंगल है चूँकि वो कह रहा है प्लेन इज परपेंडिकुलर तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा, तो कॉस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 ले लेंगे। अच्छा, अब देखो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में ये वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वो वहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप कह लें कि आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी यहाँ पुट कर सकते हैं। सो देखें नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर उसने कितने ली हुई हैं, 500। आपने जस्ट वहाँ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है कि क्या क्या गिवन है, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पर हमें 500 गिवन है। आगे जो है वो हम बी ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल्टा टी। सो यहाँ पर n 500 में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। b इज 0.1, एरिया ऑफ द कॉइल जो है वो यहाँ पर 10⁻⁻² cos 0 ले लेंगे। cos 0 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो भी कितना है, 0.1। सो ये तो बड़ा सिंपल होगा, 0.1 से क्या हो गया, कैंसल आउट। ये 10⁻² है तो आपका आंसर सिर्फ क्या रह जाएगा, 5। तो आंसर जो है वुड बी 5 वोल्ट। सो दिस इज सिंपल वन जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है डेट इज आल्सो सिंपल। लेंज़ेस लॉ गिव्स, लेंज़ेस लॉ बेसिकली क्या देता है जी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपकी बुक में क्लियरली लिखा भी हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आंसर आपका सीधा सीधा जो है वो कौन सा आ जाएगा, बीटा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और नॉर्थ पोल कह रहा है ऑफ ए बार मैग्नेट इज मूव स्विफ्टली डाउनवर्ड टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल एंड द सेकंड टाइम इट इज रेज्ड अपवर्ड स्लोली। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपने बतानी है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। सो इसको हमने वैसे डिस्कस ज़ाहिर किया हुआ है लेक्चर में, एक केस इसमें से, सेकंड वन तो बहुत फिर उसका रिवर्स ही आ जाएगा। इसमें देखें कि नॉर्थ पोल जो है उसका मैग्नेट का, सो नॉर्थ पोल जो है इसमें फर्स्ट केस की हम बात करें, केस नंबर 1, इसमें जी नॉर्थ पोल मैग्नेट का लूप की तरफ आ रहा है, ठीक हो गया। और सेकंड केस में कह रहा है कि इसको अपवर्ड मूव करेंगे, देन इट इज मूव्ड अपवर्ड। और इसमें जी स्विफ्टली टू द क्लोज्ड लूप एंड देन सेकंड केस में इट इज रेज्ड अपवर्ड स्लोली। अच्छा, जब अपवर्ड आ जाएगा तो ज़रा गौर करें, तो ये साउथ पोल हो जाएगा ना, जब इसमें से गुजर जाएगा तो ये साउथ पोल ही अपवर्ड आएगा ना। तो सेकंड टाइम इसमें से साउथ पोल अपवर्ड आना है, ये केस नंबर 2। हम मैंने केस 1 और केस 2 को दोनों को सेपरेट कर लिया। अच्छा, आप देखें कि क्या होगा कि यहाँ पर अगर गौर करें तो नॉर्थ पोल जो है इज कमिंग टूवर्ड्स द लूप। तो बाय राइट हैंड रूल अगर यहाँ देखें तो इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। तो इट मीन्स कि हम यहाँ कहेंगे कि करंट जो ऊपर वाले केस में होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे। अच्छा, अब केस नंबर 2 जो है उसमें अगर आप देखें तो अब इसको आप मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ आप इसको लेके आ रहे, ऊपर की तरफ, ठीक है।
अब यहाँ साउथ है तो जाहिर है इसका जो जाहिर है यहाँ भी कौन सा बनना चाहिए, साउथ ही बनना चाहिए ताकि वो उसको अपोज करे, ठीक है। अच्छा इस केस में जो है वो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो है वो साउथ पोल बनेगा। अब इसके में इसमें अगर साउथ पोल बनेगा तो जाहिर है साउथ पोल के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो इन करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ आपकी कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है हम कहेंगे वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है वो फर्स्ट केस जो है उसमें हायर वैल्यू जो है वो और एंटी क्लॉकवाइज, और सेकेंडली में स्लोली जब उसने कहा। दूसरे केस में वो कह रहा है इसको जो है वो स्विफ्टली, अगर वर्ड देखें तो उसको जो है वो स्विफ्टली मतलब फास्टली मूव किया है, जबकि इस वाले को कह रहा है स्लोली मूव किया है। तो जब स्विफ्टली फास्ट मूव करेंगे तो हायर वैल्यू होगी करंट की, इंड्यूस करंट की, और एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें स्लोली उसको मूव करेंगे तो करंट की जो है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, लेकिन जो यहाँ पर आपका जो केस है वो क्लॉकवाइज बन जाएगा सेकंड केस। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, अ मेटेलिक रिंग कनेक्टेड टू अ रॉड ऑसिलेट्स फ्रीली इन अ पेंडुलम। अच्छा इसमें देखो कि ड्यू टू लेंजेस लॉ दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज। तो जब एक मेटेलिक रिंग एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह मूव करेगा तो देखें जब भी वो मोशन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा तो आगे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। जब उससे लेट से नॉर्थ को रिपेल कर रहे हैं या जो है वो साउथ को जो है रिपेल करेगा, जब उससे दूर जाएगा तो अपोजिट पोल्स क्रिएट होंगे, एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा। इट मीन्स कि जो चेंज है उसने अपने कॉज को हमेशा अपोज करना है। तो अपोजिशन का मतलब उसकी मोशन को रोकेगा, डैम्पिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब है आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 का कम्स टू रेस्ट वेरी सून, क्यों, क्योंकि डैम्पिंग। तो जब उस जो लूप कॉयल है, लूप ऑफ कॉयल है, उसने उसकी तरफ आना है मैग्नेट, तब भी उसको अपोजिशन मिलनी है, जब उससे दूर जाना है तब भी उसको अपोज करना है इंड्यूस करंट ने। इसका मतलब वो जल्दी जल्दी जो है वो उसकी एनर्जी सारी वेस्ट हो जाएगी और वो डैम्पिंग की वजह से कम्स टू द रेस्ट वेरी क्विकली। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। मैग्नेट जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कॉइल में जो है वो उसको ना ऑसिलेट करवाया जा रहा है। तो ज़ाहिर है इसमें भी जो है वो ड्यू टू लेंजेस लॉ जो है वो उसका एम्पलीट्यूड स्टेडीली डिक्रीज हो जाएगा। और उसमें हम कहते हैं गैल्वानोमीटर शोज रिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट बट द एम्पलीट्यूड स्टेडीली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेफ्ट राइट क्यों होगा, देखिए ऑसिलेशन में जब नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है तो करंट जो है वो लेट से एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे इस वाले केस में था। जब वो ऊपर उससे दूर जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब है जो गलवानोमीटर है वो राइट लेफ्ट डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन जो है वो चूंकि ऑसिलेशंस उसकी स्लो होती जाएंगी ड्यू टू द डैम्पिंग, चूंकि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सच दैट उसने कॉज को अपोज करना, अपोजिशन की वजह से डैम्पिंग आएगी एंड वो स्टेडीली उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो 13 का आंसर जो है वो डेल्टा आ जाएगा। 12 का भी डेल्टा, 13 का भी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेट इज आल्सो सिंपल वन जी। 14 इसमें मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपने यूज करना है, वी बी एल साइन ऑफ थीटा। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। वी स्पीड जो है वो कितनी बताई हुई है, लेंथ तो 3 मीटर है, स्पीड इसकी 10⁻² है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 10⁻³ टेस्ला, लेंथ जो है वो 3 मीटर है और साइन यहाँ पर 90 है। ठीक हो गया जी। और द अक्रॉस द कंडक्टर ज़ाहिर पूछा उसने। सो इसमें जो है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब VBL भी आप इसको ले सकते हो, तो ये -1 रह जाएगा। इसका मतलब आपका अल्टीमेटली आंसर 0.3 वोल्ट ही बनता है। तो इसमें आंसर जो है वो 0.3 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 15। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी जो है वो क्या करना चाहिए, फ्लक्स कपलिंग जो है वो मैक्सिमम करनी चाहिए। सो इसमें आंसर जो है बीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 15 जो है आंसर कौन सा आ जाएगा, बीटा। तो 15 जो है जी इसमें कपलिंग जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम रखने के लिए। 16 जी, वेन एवर मैग्नेट इज मूव्ड आइदर टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द कंडक्टिंग कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड। तो EMF कहता है किससे इंडिपेंडेंट होती है, आंसर इज डेल्टा। EMF जो है हमने बड़ा क्लियरली पढ़ा था कि डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसमें कहीं भी जो है वो रेजिस्टेंस नहीं आता। तो इंड्यूस्ड EMF जो है वो याद रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इसको एक और तरह से मैंने लेक्चर में बताया था कि इंड्यूस्ड EMF
जो है वो किसके इक्वल होती है, I मल्टीप्लाई बाय R। सो इंड्यूस्ड करंट अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस को अगर आप कम करोगे इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इंड्यूस्ड करंट कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही वजह है कि इसमें ये EMF जो है वो कांस्टेंट रहेगी और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल चेंज करने से इंड्यूस करंट जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। और I मल्टीप्लाई बाय R इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, EMF के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस करंट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो फैराडेज लॉ से देख लें या इससे देख लें, EMF जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन 17 जी, हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। हमें जो है वो फाइंड क्या करना है यहाँ पर, प्राइमरी करंट जो है वो कहता है करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अच्छा, हमें सबसे पहले ये देखना है गिवन क्या क्या है। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2400 वोल्ट। इसका मतलब है VP आपको गिवन है 2400 वोल्ट, ठीक हो गया। एंड कह रहा है 80 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फाउंड टू फ्लो इन आउटपुट लोड। आउटपुट लोड में जो करंट होता है उसको IS बोलते हैं, ठीक है जी। सो ये 80 एम्पियर्स आ गया आपके पास। और इसके अलावा क्या गिवन है आपको ना, टर्न रेशो गिवन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपको मेंशन है, अगर टर्न रेशो हो तो वो NS/NP ही होती है, लेकिन यहाँ पर आपको चूँकि मेंशन है, आपको जो गिवन है वो NP/NS प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 20:1 यानी 20/1, ठीक हो गया। If the transformer efficiency is 100% यानी power input is equal to power output and the current flowing in the primary coil, आपको यहाँ पर IP की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें, सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पर इसको NP/, यहाँ क्या गिवन है, IS गिवन है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है NP/NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS/IP, ठीक हो गया। सो यहाँ डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करें, NP/NS ये आपको 20:1 गिवन है, IS जो है वो 80 गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, IP। तो यहाँ से IP आप फाइंड कर सकते हो, IP इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आंसर आपका 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर जो है बेटा जी क्या आएगा, 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर जी 18, द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मेनली ड्यू टू, क्या होता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है सेकेंडरी, ज़ाहिर है इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल जो है वो क्या होता है जी, उसमें जब करंट वेरी करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। आंसर इज बीटा। ऑप्शन ए में जी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें फिर वाइब्रेशन ऑफ द कॉइल और डेल्टा आयरन कोर ट्रांसफर, इनमें जो है वो ज़ाहिर है वो तीनों ऑप्शन से सबसे बेहतर जो है बीटा बन रहा है जी। नेक्स्ट 19 जो है, 19 में हमें जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पॉइंटर फिंगर जो होती है लेफ्ट हैंड की, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। मिडल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ होनी चाहिए, यानी उसको आप V कह लें, की तरफ होगी। और जो थंब है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। तो यहाँ कंडक्टिंग वायर इज मूविंग टूवर्ड्स राइट इन द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड है उसमें ये डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर जो है अगर गौर करें तो हमें एक वायर गिवन है और उसमें करंट जो है वो आपको शो किया हुआ है अपवर्ड, और V की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ बताई हुई है। हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ जो है वो इंड्यूस करंट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड जो है इसकी तीनों फिंगर्स को आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। ये मिडिल फिंगर, ये पॉइंटर फिंगर, ये थंब। अब ज़रा गौर करें, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। मिडिल फिंगर जो है ये वाली जो है, इसको मुझे रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ। थंब जो है वो होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखो ये जो पॉइंटर फिंगर है ये किस तरफ इशारा कर रही है, इन टू द पेज। तो ज़रा देखें तीनों फिंगर्स पे गौर करें। मिडिल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है,
थंब जो है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में है, और मिडिल जो पॉइंटर फिंगर है वो क्या है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इसमें जो है वो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इन टू दी पेज आ रही है, ठीक है जी। सो इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज हमारे पास मेंशन हो रही है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं इसमें। तो ऑप्शन जो है बनेगी बी चार्ली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है जी इसमें 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो है जी इसमें कहता है द रेशो ऑफ सेकेंडरी टू टर्न टू प्राइमरी जो है वो कितनी बताई हुई है, 3:2। और इफ़ द पावर आउटपुट इज़ टू बी, कह रहा है जी देन इनपुट। अच्छा ये तो सिंपल है, देखो हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता। सो पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, पावर आउटपुट। सो इसमें जो आंसर है वो बीटा ही बनेगा, क्योंकि जो पावर अगर पी है, आउटपुट जो है तो इनपुट भी पी ही होगी, तो आंसर कौन सा है, बीटा। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उसने कहा निगलेक्टिंग ऑल लॉसेस, इट मीन्स ये आइडियल हो गया, तो इसमें आंसर आपका बीटा बनेगा। 21 जी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन एट हाई पोटेंशियल एंड लो। सो 21 जो है इसमें हमने कहा था कि जो है वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को जो है वो क्यों हम जो है प्रीफर करते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट होता है I2RT। सो करंट को कम से कम रखते हैं। तो आप देखें ना, पावर जो है हमारे पास VI के इक्वल है, तो आप वोल्टेज अगर बहुत हाई कर देते हो, करंट बहुत कम हो जाएगा, ज़ाहिर है चार इनपुट तो सेम रहेगी पावर। सो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है उसमें वोल्टेज क्या रखी जाती है, वेरी हाई, और करंट जो है वो क्या रखा जाता है, वेरी लो, ताकि पावर लॉस कम से कम हो। ठीक है जी। और जो कि हमारे पास हीटिंग लॉस का फॉर्मूला I2RT है, तो जितना करंट कम से कम रखेंगे उतना लॉस कम से कम होगा। सो इसमें जी हाई पोटेंशियल एंड लो करंट। 22nd जी, a current carrying solenoid is carried towards a conducting loop. The direction of induced current in the loop observed by the observer जो है वो क्या होगा। अच्छा इसमें देखो जी, हमारे पास जो है 22nd जो है इसमें हमारे पास जो है वो एक करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप। अच्छा जी, इसमें जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ जो है वो अब वायर जो है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रही हैं, और इसमें देखें कि आपके पास जो है वो यहाँ पर करंट जो है वो आपको किस तरफ दिखाया गया है। अगर आप देखें तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल अगर आपको याद होगा, आप पढ़ा करते थे, इसमें कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जो है वो करंट। तो अगर मैं इसको इस तरह से ग्रिप करता हूँ अपने हाथ में, तो आप देखें कि इस कॉयल को, इस सॉलिनॉइड को अगर हाथ में मैं ग्रिप करूँगा तो यूँ देखें, ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन मेरे लिहाज से, मैं अब इस तरफ खड़ा हूँ तो ये मेरे पास फेसिंग कॉयल होगी। देखें ये लूप है, तो ये देखें जी ये लूप है, तो मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो ये मेरा फेसिंग पोल है। तो अब देखो कि ये जो फिंगर्स हैं इनको जब मैं ऐसे कर्ल करूँगा तो ये वाला जो थंब है जो मेरी तरफ आंख की तरफ आएगा वो मेरा थंब होगा ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन मेरे अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज है और थंब मेरे फेस की तरफ है, और जिस तरफ थंब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ पोल को। तो और उसमें डायरेक्शन ऑफ जो आप देखें उसने पूछा क्या है, the direction of induced current in the loop जो है as observed by an observer on the other side of the loop, on the other side of the loop। ठीक है जी। अच्छा अब मेरे अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो फिर से ये करंट जो है वो कर्लिंग फिंगर्स और ये नॉर्थ पोल। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अगर यहाँ पर बन रहा है नॉर्थ पोल, तो इसका मतलब है इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वहां पर नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक हो गया। अब अगर इस तरफ नॉर्थ पोल बन गया तो अदर साइड जो अदर ऑब्जर्वर है जो दूसरी साइड से देखेगा उसको जो है वो कौन सा नजर आएगा, वो क्लॉकवाइज नजर आएगा, क्योंकि अदर जो साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, साउथ पोल को। तो लूप की एक साइड जो है वो नॉर्थ होती है तो दूसरी साइड साउथ होती है। तो मतलब अगर मैं इधर से खड़ा हूँ तो मेरे लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है और ये नॉर्थ पोल है। जो दूसरी तरफ ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसके लिए वो करंट क्लॉकवाइज होगा,
ठीक है जी, उसके लिए करंट क्लॉकवाइज होगा और वहाँ पर साउथ पोल बनेगा। सो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो है ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो अदर साइड का ऑब्जर्वर है उसके लिए क्लॉकवाइज होगा। तो क्वेश्चन में उसने अदर ऑब्जर्वर के लिए पूछा है, तो उसने देखें कहता है ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अदर साइड ऑफ द लूप जो है वो क्या होगा। ठीक है जी, आंसर यहाँ हम कहेंगे बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 23 और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इसमें कहता है जी कनेक्टेड टू मेन सप्लाई जो है 200 वोल्ट और क्वेश्चन नंबर है 23। अच्छा, इसमें देखो जी 6 वोल्ट और कहता है ऑपरेट एट 6 वोल्ट 30 वॉट बल्ब जो है। सो इसमें करंट इन द प्राइमरी कॉइल हमें बताना है। सो अब देखो कि हमारे पास जो है वो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है जी, आई एस वी एस, ये कर लें अक्रॉस द सेकेंडरी आप कह लें। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है, हमें फाइंड असल में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड प्राइमरी करंट। अब पावर यहाँ पर अगर आप वॉट से देखो तो कितनी बताई हुआ 30 वॉट। ठीक है जी, और इसमें जो वी एस आपको बताया हुआ वो कितना है, आई एस जो है वो हमें कहता है 6 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, तो वी एस जो है वो हमें कितना बताया हुआ 6 और आई एस यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आई एस यहाँ से आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6, तो वो आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास 5 एम्पियर आई एस आ गया। उसने पूछा क्या था, प्राइमरी करंट। अब प्राइमरी करंट जो है वो उसके लिए हमारे पास वो फॉर्मूला है, वो ज़ाहिर है हम यूज़ करेंगे वी एस, या इसमें हमें आई पी फाइंड करना है तो यूँ कर लें आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस। ठीक हो गया जी, सॉरी ये वी एस आएगा क्योंकि उसका इन्वर्स होता है वी एस ओवर वी पी। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर लें, आई पी हमें फाइंड करना है ओवर आई एस हमें पता है 5, ऊपर हमने फाइंड कर लिया था। वी एस जो है सेकेंडरी लोड पे ऊपर वो कितना आया था 6, और वी पी जो है वो क्या है जी, वी पी जो है वो है 200 वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी, वो 200 की बना। अब आप जस्ट इसको सॉल्व कर लें एंड यू विल गेट द आंसर 6 ओवर 200 मल्टीप्लाई बाय जो है वो क्या आ जाएगा 5। सो इसको सॉल्व कर लें जी फर्दर जो है, ये नीचे 100 आ जाएगा ना, ऊपर 3 आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 20। सो इसका मतलब है ये आपका आंसर 0.15 के अराउंड आंसर आ जाएगा। सो आई पी जो है वो आपके पास, ये देखें ना, अगर आप इसको कट करें तो ये 30 ओवर 20 आ जाएगा ना, 0 पॉइंट अगर पॉइंट लगा के इसको सॉल्व करते हो तो 21 ज़ार 20 10 बचेगा और वो 5, तो 0.15 आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर जो है आपका डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 24। A sinusoidal voltage has an RMS value of 100 वोल्ट। ये सिंपल है जी, इसमें हमने जो है वो बार बार आपको बताया था फॉर्मूला जो है, इसमें वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। सो वी, उसने पूछा कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वी नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ क्या होगा वी आर एम एस। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था √2 याद रखना, ये 1.41 होता है। सो इट मीन्स कि इसको आप 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 14 पॉइंट समथिंग जो है ना, यहाँ 100 गिवन है ना जी। सो इसमें आंसर जो आपका 141 आ जाएगा, 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 141 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है 25, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें आपको ना 100% एफिशिएंसी का मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर है। वर्क्स पावर आपको बताई हुई है 4 जो है वो किलो वाट, और 100 वोल्ट जो है वो आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज आपको 200 वोल्ट गिवन है। सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट दोनों हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो हमें जो है यहाँ पर जो गिवन है पावर इनपुट जो हमें गिवन है 4 किलो वाट है। ठीक है जी, सो यहाँ हम सबसे पहले हमें वी पी गिवन है वो कितना है जी 100 वोल्ट, और वी एस जो है वो हमें गिवन है 200 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद कहता है जी कि वर्क विद द एफिशिएंसी ऑफ 100% एट 4 किलो वाट। हमें जो है वो पावर आउटपुट जो दे रहा है वो 4 किलो वाट दे रहा है, इसका मतलब है 4000 वाट हमें वो एफिशिएंसी जो है वो दे रहा है।
हमें जो है वो दो चीज़ें फाइंड करनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी आउटपुट जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा सॉरी, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट फाइंड करना है, आईपी फाइंड करना है, उसके बाद आईएस फाइंड करना है। सो बारी बारी फाइंड कर लेते हैं। सिंपल है जी, आपने करना है क्या, इसमें फॉर्मूला कौन सा है, सिंस हमें पता है पावर आउटपुट जो है वो किसके इक्वल होगी, आई एस इंटू वी एस। ये जो है वो आउटपुट पावर हमें कितनी बताई हुई है, 4000 वाट। तो इज इक्वल टू आई एस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वी एस हमारे पास वो कितना है, वी एस जो है वो हमें गिवन है 200। तो यहाँ से देखें आई एस किसके इक्वल आ जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाई 200। तो ये इससे 2 0 कैंसिल आउट हो गए, आई एस की वैल्यू आप 20 आ जाएगी। तो ये तो आ गया जी करंट हमारे पास 20 एम्पियर। अब रह गया प्राइमरी करंट, और इसमें जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू वी पी या वी एस ओवर वी पी। ठीक है जी। अच्छा आई पी हमें फाइंड करना है, यहाँ से वी एस कितना है, वो है 200, वी पी कितना है वो है 100, मल्टीप्लाई कितना आ गया 20, तो ये 2 आ रहा है। तो आई पी जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 एम्पियर। तो एक 20 एम्पियर है और दूसरा 40 एम्पियर है। तो इसमें चेक कर लेते हैं आंसर जो है वो कौन सा बनेगा आपका। हाँ जी, इसमें सिंपल आंसर जो है वो बन रहा है आपका डेल्टा। और 2060 फैराडेज लॉ आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें आंसर है अल्फा। क्वेश्चन 27 इज आल्सो सिंपल वन। इसमें हमें ईएमएफ फाइंड करनी है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो एक कॉइल की कह रहा है, सो एन डी ए ओवर डेल्टा टी कर लें। चूँकि हमें वैल्यूज़ डायरेक्टली गिवन है इसलिए मैं, चूँकि एक कॉइल है तो n1 आ जाएगा, cos 0 ले लें। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी बताइए आपको, 1 से 4 हुई। तो चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ कितना आएगा 3, 4 -1, बल्कि यूँ कर लें इसको 4 -1 कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एरिया 2 है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, और ये भी 2 है, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 4 -1 जो है वो क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। अच्छा यहाँ जो मिस्टेक होती है, जो इनको कहते हैं सिवियर स्टॉपर। सिवियर स्टॉपर में जहाँ आपने मिस्टेक स्टूडेंट्स ने करनी है, अब सॉल्व करते हुए यहाँ पर जो मिस्टेक होगी वो 1 वेबर से 4 वेबर हुआ है ना, तो आपने चेंज लेना है। तो चेंज कितना होगा 4 -1, तो यहाँ जो डेल्टा बी की वैल्यू पुट करनी है वो 3 आपने पुट करनी है। डेट इज़ द रीज़न कि मैंने 4 -1 लिखा है ताकि आप मिस्टेक ना करो। इसमें आंसर चार्ली बन जाएगा। 28 जी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन बाय। अच्छा ये जो इक्वेशन आपको अक्सर इस तरह की देते हैं, उसमें I इज इक्वल टू क्या है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या 2π/ft से आपने इसको कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको गिवन क्या है इक्वेशन, कॉस भी आ सकता है अगर आप स्टार्ट करते हो एक्सट्रीम से। सो I इज इक्वल टू I नॉट यहाँ कितना है जी 4, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको कर लें एक ही बात है, ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ भी हम ओमेगा टी प्लस फाइव कह सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा अब देखो कि यहाँ कंपेयर करें तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ क्या है, आई नॉट की वैल्यू है 4। ठीक है जी, इस इक्वेशन से कंपेयर करें। उसने हमसे पूछा है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो ऊपर है 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 जो है ना 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हो गया। अब ये जो 2 है इसको भी फर्दर 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखो ना स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं सिंपल अगर मेरे पास कहीं भी 2 लिखा हुआ है ना तो इसको मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक 2 की जगह अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख दिया ताकि इसको कहते थे रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइजेशन आपने जो है वो 8-9 क्लास में सीखी हुई है। तो ये 2 से क्या हो गया कैंसल आउट, आपका आंसर 2 अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा, और साथ यूनिट क्या आएगा एम्पियर। इसमें जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा है जी, चार्ली। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो भी सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया हमने। इसमें भी इक्वेशन को कंपेयर करना है और फाइंड क्या करना है जी, इसमें टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू जो है वो हमें बताना है। अच्छा अब देखो कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, I इज इक्वल टू
100 साइन 2 पाई और साथ जो है वो इंटू क्या है 200 पाई इंटू टी, 200 पाई इंटू टी। अच्छा अब देखो कि टाइम टू कह रहा है टू अप्रोच मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कहता है आई नॉट, तो ये आई नॉट ही है ना, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो अगर हम 100 पुट कर देते हैं तो ये 100 साइन 2 पाई 200 इंटू पाई इंटू टी हो जाएगा। 100 से क्या हो गया कैंसिल आउट, इधर आके ज़ाहिर है वो डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा। साइन जो है इधर आके क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू 200 पाई इंटू टी। अच्छा अब साइन इनवर्स 1 जो है वो किसको कहते हो, 90 को, और 90 को हम क्या कहते हैं पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 ठीक है जी, इज इक्वल टू 200 पाई इंटू टी। अब पाई से क्या हो गया जी कैंसिल आउट, ये 2 जो है वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, टाइम ही हमें रिक्वायर था ना, तो 1 ओवर ये कितना हो जाएगा जी 400। सो इसमें जो है वो टाइम ही पूछा हुआ था तो 400 सेकंड आ जाएगा, 1 ओवर 400 सेकंड टाइम। तो टाइम टू उसने पूछा टाइम कैलकुलेट करें टू रीच द वैल्यू जो है वो कहाँ पर 100 जो एम्पियर वैल्यू जो है वो कब होगी, तो मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर ये आई नॉट ही होता है ना जी। तो देखें उसमें हमें आई नॉट जो है वो कितना है 100 यहाँ पर, तो आई की जगह मैंने 100 क्यों लिखा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू किसको कहते हैं आई नॉट को कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 100 लिखा, उसको सॉल्व कर लिया, टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो इसमें आंसर जो है आपका 1 ओवर 400 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट अंडर रूट 2 ही आता है, स्क्वायर रूट 2 इसमें फैक्टर है तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में, तो अंडर रूट 2 आंसर आएगा। ठीक है जी, इसको चले मैं सॉल्व भी कर देता हूँ अगर कन्फ्यूजन है तो। पीक वैल्यू क्या होती है आई नॉट और आई आर एम एस, इन दोनों को हमें कह रहा है रेशो लेनी है, तो रेशो बतानी है क्या होगी। ठीक है जी, अच्छा अब आपने पढ़ा हुआ है कि आई आर एम एस किसके इक्वल होता है आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना जी, तो आई आर एम एस आई नॉट ओवर आई आर एम एस इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो दोनों की रेशो जो है वो अंडर रूट 2 बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 31, इंड्यूस करंट इन द सर्किट डिपेंड्स अपॉन, ये जो है इंड्यूस करंट ईएमएफ पे भी डिपेंड करता है, इंड्यूस ईएमएफ पे भी डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 32 जी, 32 में कहता है जी कि प्लेन ऑफ एडी करंट्स जो है मेक एडी करंट्स, देखें कोई भी हमारे पास जो है वो लेट्स से इट्स द कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, और इसमें जो है वो जो इसमें जो मैग्नेटिक कह रहा है मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू, लेट्स से जी कि इसमें अगर हम लेट्स से कि ये करंट जो है वो यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है वो यहाँ पर जिसको हम एडी करंट कह रहे हैं वो यहाँ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से कि वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल अगर हम चेक करें तो इंड्यूस करंट जो है अगर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में इंड्यूस होता है सपोज करें, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी लेट्स से वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन के साथ जो इंड्यूस करंट है वो कितना एंगल बना रहा है 90 एंगल बना रहा है। ये देखें ना जब फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल कितना बनता है 90 बनता है। सो इसमें आंसर जो है वो आपका कौन सा आ जाएगा बीटा। तो यहाँ पर जो एडी करंट है वो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस के साथ 90 के एंगल हमेशा 90 के एंगल बनाएगा। तो राइट हैंड रूल में भी देखो, लेफ्ट हैंड रूल में देख लें, कहीं भी आप देखें तो उसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो एंगल कितना होता है 90। अगर तीनों फिंगर्स देखें तो इसको हम कह रहे होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडल फिंगर जो पॉइंटर फिंगर है, तो इसमें देखें दोनों में एंगल कितना होगा वो 90 होता है। नेक्स्ट देखें 33 में द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो डैट चार्ली एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स में बी रिड्यूस्ड, तो 33 का आंसर सिंपली चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है डेट इज आल्सो सिंपल वन, इसमें जो है वो आपने
मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, और फ्लक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी ए, चूँकि उसने मैक्सिमम कहा हुआ है, परपेंडिकुलर कह दिया ना तो cos 0 1 हो जाएगा। चलें cos थीटा भी लिख लेते हैं। सो हमें गिवन क्या क्या, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 10⁻³ एरिया 10⁻⁻² स्क्वायर मीटर, और cos हमने लेना है 0। अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ज़ाहिर है ये 10⁻⁻², ये 10⁻+3 है, तो 10 ही बचेगा, और इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, वेबर। तो आंसर अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट जी 35 क्वेश्चन 35 में ये जो है वो ये भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी गिवन है, करंट जो है वो प्राइमरी के क्रॉस गिवन है, इनपुट पावर जो है वो हमें 1 किलोवाट बताई हुई है, हमें आउटपुट जो है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल 500 वोल्ट बताई हुई है। फाइंड क्या करना है, कहता है जी आप नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इन द सेकेंडरी कॉइल बताएं कितने होंगे। सो इसमें जो है वो सबसे पहले हमें पावर इनपुट जो है वो चूँकि हमें कितनी बताई हुई है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मीन 1000 वाट हमें बताई हुई है। तो इस वाले को यूज़ करते हैं, पावर इनपुट, पावर फार्मूला क्या होगा, आई पी इंटू वी पी। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से वी पी हम फाइंड कर सकते हैं ना, तो इनपुट पावर हमें बताई हुई है 1000, आई पी जो है वो कितना बताया हुआ है 8, वी पी, यहाँ से हम वी पी अगर फाइंड करना चाहें तो वी पी किसके इक्वल हो जाएगा, डेट वुड बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा आपको याद देखें, कभी भी मैंने जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैंने कभी कट नहीं किया। अब देखें यहाँ पर मैं 1000 को 8 से भी कट नहीं करा, एज इट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आगे भी मुझे कैलकुलेशन करनी है, वहाँ जाके मैं अगर कटिंग करना होगी तो कर लेंगे, ताकि देखें टाइम जो है वो आपने सेव करना है, टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा आगे देखें कि हमें जो है वो बताना क्या था, एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी किसके इक्वल होता है, वी एस ओवर वी पी। अगर आप गौर करें तो हमें एन पी भी गिवन है, वी एस भी गिवन है, एन पी वी पी जो है वो हमें फाइंड कर लिया, एन एस हमें फाइंड करना है, एन पी जो है वो गिवन है वो कितना है 100 टर्न्स, वी एस भी हमें गिवन है वो कितना है 500, वी पी अभी अभी हमने फाइंड किया 1000 ओवर 8। तो मैंने देखें अभी 1000 ओवर 8, अब ज़रा देखें आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। ये जो है वो 100 है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 500 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 100। ठीक हो गया। अच्छा आप ज़रा देखें ये वाले 2 ज़ीरो इससे कैंसिल आउट। ठीक, अच्छा आप देखें कि यहाँ पर जो है 1 ज़ीरो इससे भी कैंसिल आउट कर दें, तो 80 इंटू 5 नंबर ऑफ टर्न जो है वो हमारे पास इसमें जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा होगा, 400 ही आ जाएगा। तो 400 आंसर आ जाएगा जी, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 400 आ जाएंगे। तो इसमें जो आंसर बनेगा बीटा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 36, और इसमें कह रहा है द यूनिट ऑफ क्वांटिटी डेल्टा 5 और डेल्टा टी वोल्टेज के इक्वली होती है। उसकी रीज़न क्या है, चूँकि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का वही यूनिट होगा जो EMF का यूनिट है। सो आंसर इज अल्फा। 37 जो है डेट इज़ आल्सो सिंपल जी। इसमें एक बात याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर जो है वो फ्रीक्वेंसी को भी वेरी नहीं करता, तो अगर 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट हो रहा है तो आंसर भी 50 हर्ट्ज़ ही होगा। सो एक तो इसका मतलब है, एक तो हमें बात कंफर्म होगी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही आनी है। अब दूसरी बात रह गई कि वोल्टेज, अब प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें कह रहा है 500 है, और सेकेंडरी में जो है वो 5000 टर्न्स हैं। ठीक है जी, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंडरी आउटपुट, तो वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। तो वी एस हमें बताना है जी, वी पी जो है वो कितना है 20, ठीक है, और एन एस ओवर एन पी, एन एस जो है वो कह रहा है 5000, एन पी जो है वो हमें 500 बताया हुआ है, तो यहाँ से वी एस ईजीली आ जाएगा। तो वी एस जो है वो 200 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है ना, ये दो इससे कट के 5 से 10 इंटू 20 200। सो इसका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, अल्फ़ा। हम कहेंगे 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, चूँकि
ट्रांसफार्मर जो है उसने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना, तो अगर इनपुट पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट तो फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। 200 जो है वोल्ट जो है वो स्टेप अप हो जाएगा ट्रांसफार्मर से। नेक्स्ट जो है जी इसमें 38 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सिंपल फॉर्मूला आपने यूज़ करना है B.A। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है 40I प्लस 18K डॉट। अब जो एरिया है, जो प्लेन है, अगर आप गौर करें तो प्लेन हमें बताई हुई है कौन सी, एक्स वाई। तो अब देखें कि लेट से कि मैं इसको अगर एक्स वाई कह लेता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये ज़ाहिर है अगर इसको मैं एक्स कह रहा हूँ, ये वाली अगर प्लेन वाई है, तो एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर एरिया होगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो वेक्टर एरिया होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इस एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर है अगर वेक्टर एरिया, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, फिर के ही वेक्टर होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर वेक्टर एरिया जो है वो यहाँ पर लूँगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं 5 × 10⁻⁻⁴ और इसके साथ यूनिट वेक्टर के लूँगा। के क्यों? क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमें लेना है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई, जे वाली जे, के वाली के, तो ये के वाली के से टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, आई तो वैसे 0 हो जाएगा। तो 18 5 90 × 10⁻⁻⁴ के यूनिट वेक्टर के डॉट के 1 हो गया, और वेबर 5 का यूनिट क्या होता है, वेबर। अब आंसर जो है इसमें आपका 90 × 10⁻⁻⁴ यानी कि चार्ली आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन है 39। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप। आमतौर पर जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं क्योंकि उसका हिस्टेरिसिस एरिया जो है वो कम होता है। 40 जी पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का सम जो है उसको हम क्या कहते थे, पीक टू पीक वैल्यू। तो 40 जो है उसमें पीक टू पीक वैल्यू पूछी हुई है, तो पीक टू पीक वैल्यू जो है वो होती है 2V0, यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव पीक प्लस नेगेटिव पीक। तो सम बल के लेते हैं, तो एक 4I0 है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड लेना है वो भी I0 है, तो पीक टू पीक वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5I0। तो इसमें आंसर चार्ली बन जाएगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना आपने। 41 जी अ मेटेलिक स्क्वायर ऑफ ABCD इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन और विद वेलोसिटी v इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसमें डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अगर आपने जो है वो डेरिवेशन अच्छे से की हुई है जिसमें मोशनल EMF वाला टॉपिक था, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है कि वहाँ पर जो है वो जो चार्जेस हैं वो जो ही आप इसको मूव करवाते हो, तो अकॉर्डिंग टू जो है वो राइट हैंड रूल अगर यहाँ अप्लाई कर लें तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जो है यानी आउट ऑफ द पेज आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें तो ये पाम डाउनवर्ड है। तो पाम का मतलब है यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ सारे इस एंड पे नेगेटिव चार्जेस, तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ नेगेटिव चार्जेस। इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ सेटअप हो जाती है। तो यहाँ चूँकि उसने इसको नाम दिया हुआ है ABCD, इसका मतलब है BC और AD के क्रॉस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। तो यहाँ उसने पूछा हुआ है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, तो आंसर होगा BC और AD, तो आंसर यहाँ पर डेल्टा बनेगा। 42 जो है इसमें जो है वो हमें इक्वेशन दे के 3 चीज़ें पूछी हुई हैं और इसमें हमें इक्वेशन से कंपेयर ही करना है। 42 जो है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 2π/ft, ये होता है ना जी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है जी, I इज इक्वल टू 20, ठीक है जी, साइन 100π × t। तो अब देखें एक तो सिंपल डायरेक्ट आंसर आ गया 20 एम्पियर,
तो आई नॉट जो है वो तो हमारे पास 20 एम्पियर आ गया। अब आई आर एम एस जो है हमें बताना है और उसके बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो आई आर एम एस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। आई आर एम एस होता है जी आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है वो 14 बनेगा, तो 14.14 गिवन है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब रहेगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखें यहाँ है 2 पाई एफ, यहाँ क्या 100 पाई, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, पाई पाई से कैंसिल आउट, एफ इज इक्वल टू यहाँ से 50 हर्ट्ज आ जाए। तो तीनों वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अच्छा 1 ओवर अंडर रूट 2 जो है वो 0.707 होता है। अगर किसी को ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो कि कैसे आई है, 20 इंटू अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 कितना होता है 0.707। तो देखें 7 2s आर 14, तो डेट इज़ द रीज़न कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कह दी कि 14 के राउंड आएगा, 14.14। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आई नॉट 20 आएगा और आई आर एम एस जो है वो 14.14। इसमें आंसर जो आपका बनेगा वो डेल्टा, तो 42 का आंसर डेल्टा आ जाएगा। 43 जो है इसमें कह रहा है मेटल रॉड जो है इज मूविंग, तो सिंपल है जी, ई एम एफ इज इक्वल टू वी बी एल, मोशनल ई एम एफ वाला फॉर्मूला यूज़ करें और वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली गिवन है 0.5 इंटू 0.25 इंटू जो है वो 30। अच्छा ये है आपका सेंटीमीटर में, तो इंटू 10⁻² लाजमी करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना भूलना नहीं है। तो ये आपका जो आंसर है, अब ये 1/4 होता है, ये 1/2 होता है, 1/8 और इंटू 30 जो है, अब अगर उसको करेंगे तो इसमें आंसर जो आपका, हाँ जी 3.75 के साथ ही -2 भी आएगा, तो 3.75 इंटू 10⁻² वोल्ट मीन आंसर जो है वो आपका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है जी आर एम एस वैल्यू ऑफ एन ए सी इज 50 हर्ट्ज और इज 10 एम्पियर, टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना होगा एट इज द पीक वैल्यू क्या होगा। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात ये है कि यहाँ पर जो है उसने आर एम एस वैल्यू गिवन है, आई आर एम एस वो है 10 एम्पियर, हमें आई नॉट की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। अच्छा आई नॉट जो है वो होता है √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। √2 जो है उसको हम 1.41 कहते हैं, 1 ओवर √2 को हम 0.707 कहते हैं, तो ये आपके पास जो है वो √2 आ गया इंटू 10, इसका मतलब आंसर 14.14 के राउंड आंसर आ जाएगा। ये आपका जो है वो आई नॉट आ गया। अब रही बात दूसरी कि टाइम कितना आएगा, उसने पूछा टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो अगर गौर करें तो 0 से अगर हमें मैक्सिमम जाना है तो टाइम जो है वो टाइम पीरियड जो है वो कितना लगता है T/4। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी अब देखो ना टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/50 आ गया। अब टाइम पीरियड है 1/50 सेकंड, लेकिन उसने पूछा है T/4 की वैल्यू, तो T/4 क्या होगा, टाइम टू रीच मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, तो वो T/4 होगा, तो 1 ओवर वो 200 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम टू रीच टू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास वो 1/200 सेकंड आना चाहिए। तो इसमें 1/200 सेकंड को हम अगर इसको चेंज करें तो जो कि उसने हमें 200 टर्म में दिया हुआ है, तो 1/2 होता है 0.5, 0.5 इंटू 10⁻⁻2, या इसको हम 5 इंटू 10⁻⁻3 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो उसने इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो आंसर इसका बनेगा डेल्टा। 45 सिंपल है जी, ये स्टेटमेंट कह रहा है किस चीज़ की है, तो आंसर इज फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है। 46 में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, इसमें हमें रेशो गिवन है, हम जो है वो 46 एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो पावर आउटपुट हम कहेंगे IS/VS ओवर IP/VP मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज जो है वो IS1110 इंटू 90 ओवर IP is 220 इंटू VP जो है वो कितना है 5 और मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा ये IPS कितना है 11 है, IS 11 वोल्ट 100%। अच्छा यहाँ पर देखें कि ये इसे कट होकर कितना आ जाएगा 20 आएगा, 20 इंटू 500 हो जाएगा, तो 90 ओवर 100
into 100%, तो 100 से कैंसिल आउट, आंसर आपका 90% आएगा। 47 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स आपका पीक वैल्यू होती है। ये नंबर ऑफ टाइम हमने सॉल्व कर लिया, चार्ली आंसर होगा। 48 जी 280 ओम बल्ब इज कनेक्टेड 200 वोल्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट बल्ब विल बी। अच्छा हमें ना यहाँ पर देखें कि जो मिलेगा यहाँ पर 48 जो है आई इज इक्वल टू चूँकि होता है वी ओवर आर, तो वी जो है वो कितना है 200 ओवर 280, ठीक हो गया। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा आई आर एम एस का। उसने हमें पीक वैल्यू पूछी, ये आई आर एम एस आंसर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7 के अराउंड आंसर आ जाए। ये आपके पास आया आई आर एम एस, ठीक। अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं कि आई आर एम एस जो है वो आई नोट क्या होता है 0.707 मल्टीप्लाई बाय जो है वो आई नोट, यानी कि आई आर एम एस जो है वो अगर हम फाइंड करते हो तो वो होता है आई नोट ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अगर मुझे पीक वैल्यू फाइंड करनी हो तो आई नॉट जो है वो क्या होगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस हो जाएगा, ऐसे ही ना जी। इसका मतलब है कि ये जो है वो, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि इफ़ेक्टिव वैल्यू जो होती है वो जो है वो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो उसको हम आई आर एम एस वैल्यू कह रहे होते हैं। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि अगर आपके पास आई नॉट 100 एम्पियर हो तो उसका आई आर एम एस कितना निकलेगा। आप ज़रा गौर करें, आई आर एम एस उसका मैं रिवर्स सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि डायरेक्ट आंसर क्या है। आई आर एम एस जो है वो किसके इक्वल होता है आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, तो 1 ओवर अंडर रूट 2 कितना होता है 0.707। तो अगर ये 0.707 होता है तो इसका मतलब है आई नॉट जो है वो 100 इनटू जो है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो इसका मतलब है कि ये 70.7 उसका 70% आएगा। अच्छा अब यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर जो है वो चूँकि ये 0.7 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 एम्पियर इसकी वैल्यू होगी आई नॉट की। जैसे मैंने कहा आई नॉट अगर यहाँ 100 एम्पियर है तो आई आर एम एस उसका जो है वो तकरीबन कितना आएगा 70% तकरीबन। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसका जो है वो 100% मीन 1 एम्पियर के राउंड जो है वो आई नॉट की वैल्यू आएगी। उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली जो है वो आपको वैसे बता दिए इसका आंसर जो है। तो इसमें आंसर आएगा जी अल्फा अबाउट 1 एम्पियर। 49 जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो है उसमें चूँकि पावर आउटपुट हमेशा लेस देन पावर इनपुट होगी ड्यू टू सम पावर लॉसेस, तो पावर लॉसेस की वजह से इसमें आंसर जो है वो आपका कौन सा बनेगा डेल्टा। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में कि मैक्सिमम ब्रिलियंस ऑफ द लैंप जो है, तो इन वन साइकिल मैक्सिमम ब्रिलियंस जो है वो 2 टाइम होती है फॉर पॉजिटिव पीक और फॉर नेगेटिव पीक। तो एक दफ़ा इस पॉजिटिव पीक पे आएगी, एक दफ़ा नेगेटिव पीक पे, तो ये मैक्सिमम ब्रिलियंस आती है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम ब्रिलियंस जो है उसके दरमियान जो टोटल डिफरेंस है वो t/2 का है। सो t/2 का आपको डिफरेंस, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम का मतलब है ये हमें 200 जो है वो पर सेकंड के लिए कह रहा है, तो t/2 जो है वो ये 2 सेकंड 1/200 सेकंड कह लेंगे हम। तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका कितना निकल आएगा 1/200 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप ज़रा देखें तो टाइम पीरियड हमारा 1/100 सेकंड है। इट मीन्स आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड जो है वो लैम्प विल रीच इट्स मैक्सिमम यानी ब्रिलियंस को पहुंचेगा। तो उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है, तो ये 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो हर 1/100 सेकंड बाद जो है वो यानी कि t/2 उसने हमें बताया वो 1/200 सेकंड। सो इट मीन्स कि ये आपके पास आंसर 100 हर्ट्ज आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी बनेगी बीटा। नेक्स्ट जो है जी इसमें 51 में जो कीवर्ड है वो ड्राई सेल, ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर 51 में कौन सा बोलेंगे चार्ली 0। सो ट्रांसफार्मर जो है वो डज नॉट वर्क फॉर डीसी, तो इसमें ड्राई सेल लिखा हुआ है, ड्राई सेल इज द कीवर्ड, इसलिए आंसर चार्ली। 52 भी क्वेश्चन सिंपल है, ये भी हमने नंबर ऑफ टाइम इस डिस्कशन में भी सॉल्व कर लिए हैं। ट्रांसफार्मर जो है हैज़ कह रहा 100 वाइंडिंग्स, NP आपको 100 गिवन है, 200 वाइंडिंग्स जो है क्रॉस दी सेकेंडरी हैं। सो इसमें जो है बड़ा सिंपल है,
51 में, चूँकि एन एस ओवर एन पी अगर देखें तो रेशो आपकी कितनी आ गई 200 ओवर 100 ना 2 आ गई। इसका मतलब यह है वोल्टेज आपकी डबल होगी, करंट हाफ होगा। एन एस ओवर एन पी रेशो जो है वो 2 अगर है तो वोल्टेज डबल होगी, चूँकि एन एस ओवर एन पी जो है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रेशो वोल्टेज के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो स्टेप अप अगर ये ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ेगी, करंट कम होगा। अगर वोल्टेज डबल होगी तो 120 से 240 हो जाएगी, करंट 10 एम्पियर से 5 एम्पियर हो जाएगा, बीटा आंसर बन जाएगा 52 का बीटा आंसर। 53 पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड चार्ली बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एडी करंट्स। 54 में जस्ट फॉर्मूला बताना है, तो आई आर एम एस जो है वो 220 ओवर √2 चार्ली आंसर बनेगा। 55 में जो है वो देखो प्लेन ऑफ द कॉइल जो है उसके परपेंडिकुलर जो है यूनिट वेक्टर जो है उसको हम कहते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। तो ठीक है जी, और इसमें कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल एंड टर्न्स, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है। ए प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो ज़ाहिर है मैग्नेटिक फ्लक्स हम कहते हैं बी ए कॉस थीटा। अब एरिया जो है उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि वो भी इसमें काउंट होगा। जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे ज़ाहिर उतना फ्लक्स उसमें ज़्यादा होगा, उतना एरिया बढ़ जाएगा। तो एन ए बी इसमें आंसर आना चाहिए, एन ए बी यानी कि बीटा। और देखें प्लेन ऑफ द कॉइल, चूँकि इस मैग्नेटिक फील्ड के ज़रा देखें वेक्टर एरिया जो है उसमें आप देखेंगे तो वेक्टर एरिया जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो कुछ इस तरह बना हुआ है, यूं कहने की उन्होंने कोशिश की हुई है। हाँ, परपेंडिकुलर इस तरफ लेना है, तो वेक्टर एरिया जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। प्लेन एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर एरिया पैरेलल है, इसलिए cos 0 यहाँ पर हम cos 0 लेंगे, तो बी ए cos 0 और यहाँ एन ए, तो इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा एन बी ए। तो यहाँ पर आंसर एन बी ए मतलब बीटा आंसर बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है 56, द प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 57, फिर से वही फॉर्मूला वी बी एल साइन थीटा, दैट्स वेरी सिंपल, आंसर आपका एल्फा बनेगा 0.25, ठीक है, क्योंकि साइन 31/2 होता है ना 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 0.25 अल्फा आंसर आएगा। 58 जी, टर्न रेशो जो है आप ट्रांसफार्मर अगर 50 गिवन है तो वोल्टेज एंड करंट रेशो क्या होगी 50 और 0.2। देखें अभी अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर 51 वाले क्वेश्चन में, चूँकि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा, तो अगर टर्न रेशो आपकी जो है जैसे 51 में मैंने कहा, 58 में भी उसी तरह उसने पूछा हुआ है, अगर टर्न रेशो आपकी 50 है तो वोल्टेज रेशो भी आपकी 50 ही होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि करंट हम आई पी ओवर आई एस कहते हैं, तो इसलिए वो 1/50 1/50 मतलब 0.02, तो इसमें आंसर आपका बीटा बनेगा, ठीक है। तो अगर ये टर्न रेशो 50 है तो वोल्टेज रेशो भी 50 ही होगी, लेकिन करंट रेशो जो है वो आपकी 0.02 आ जाएगी, तो बीटा आंसर होगा जिसमें। 59 में आप मैग्नेट जो है मूव्स इनसाइड अ कॉइल, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, ज़ाहिर है सब पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो चार्ली आंसर 1, 2 एंड 3 चार्ली आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है 60, दैट इज आई थिंक आल्सो सिंपल, सबका ये ठीक होगा। ईएमएफ आपको गिवन है 141 sin 628 इंटू टी, ठीक है जी। अच्छा, अब ईएमएफ का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट sin 628 इंटू टी। हमें बताना क्या क्या है, हमें जो है वो कह रहा है जी आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की और फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से ई नोट हमारे पास आ गया, ई नोट जो है वो कितना आया, वो है 141 वोल्ट। तो आरएमएस हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम वी आरएमएस यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होगा, ठीक है। तो 141 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, तो अच्छा √2 वैसे कितना होता है, √ होता है 1.41, साथ आता है डेसिमल, तो देखें ये 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 140 140 से कैंसिल हो जाएगा, वी आर एम एस यहाँ से आपके पास 100 वोल्ट आ जाएगा,
तो ये मैक्सिमम VRMS 100 वोल्ट आ जाएगा। अब रहेगी फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ। यहाँ देखो ना, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है यहाँ पर, इसकी जगह आना है 2 पाई एफ इंटू टी। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 628। तो यहाँ से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, 628 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है जी। सो इसमें जो है वो आप देखें 628 पाई जो है वो हमारे पास होता है 3.14। तो इसका डबल कर लें तो 628 डिवाइडेड बाय 6.28, ये भी ऊपर वाले की तरह ही आ गया। तो इसमें भी 100 आंसर आ जाए। देखो ना 0.8 है ना, तो इसको 1/100 करेंगे, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 628 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ 100 हर्ट्ज आ रही है, VRMS भी 100 हर्ट्ज आ रहा है। आंसर आपका जो है इसमें बीटा बनेगा। आई होप सो। आज मैंने कोशिश की है आज के टेस्ट में, डिस्कशन में, चूँकि आप लोगों के लिए टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का भी हो सकता था, तो मैंने स्लोली प्रोसीड किया, कोशिश की है कि मैं हर क्वेश्चन को स्लो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप लोगों ने अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।